चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो रहा था, जरा निकाला जरा। क्वेश्चन नंबर 4 हो रहा था, रजिस्टर खोलें जरा। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक आ रही है मेरी? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क कहा था यार, टाइम मिला है कोई? क्वेश्चन नंबर 5 सर, 5 होमवर्क था सर एक। एनीबडी इन क्लास सर? क्वेश्चन नंबर 5 का रजिस्टर में आंसर ढूंढे नजर आ रहा है सर? रजिस्टर बैग में होगा सर, सॉरी बताया नहीं मैंने। मैं मुझे पता है फर्स्ट डे बैग, रजिस्टर तो बैग में। मैंने कब कहा कि आपका फर्स्ट डे नहीं है, इसीलिए तो बता रहा हूँ कि रजिस्टर बैग में। फर्स्ट डे क्या पता रजिस्टर कहाँ होता है? जो हजरात कल थे, आपको अपने रजिस्टर पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नजर आ रहा है सर? रफ रजिस्टर, घर वाला रजिस्टर। उसमें बेटा एक इशू मैंने डिस्कस करना है, जरा डेप्रिसिएशन जो नया सेट था किस दिन से शुरू होनी है, वो ट्राई किया वैसे? सर मेरी आवाज आ रही है सर? क्वेश्चन नंबर 5 कभी जिंदगी में मेरे से वर्ड सुना है? आज ही सुना है? प्लीज, किसी ने भी नहीं किया? देखा है? हुआ तो वही है जो मैंने अंदाजा है, लेकिन मैंने कहा शायद मेरी एक्सपेक्टेशन से कोई डिफरेंट हुआ हो। यानी कि घर वाले रजिस्टर पे सॉल्व हुआ है और घर वाला रजिस्टर भी लेना है। चले, मेरा ख्याल है पहले क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर ले, मैं आता हूँ फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर। कल एक क्वेश्चन काइंडली हो रहा था, पहले वो कंप्लीट कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 स्पीड अप हो जाए, स्पीड अप प्लीज। आवाजें खत्म करें प्लीज। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने किया? बेटा रजिस्टर खोल लो यार, प्लीज यार प्लीज। जरा देख के बताएं कहां तक पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर 4 में, प्लीज। भाईजान, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। क्वेश्चन नंबर 4 काइंडली देख के बताएं कहां तक हुआ था, किस डेट पे कौन सी वर्किंग हो गई थी? डिस्पोजल वाली वर्किंग ओके प्लीज। चलिए फिर आगे। पॉइंट नंबर 3 हो रहा था, जरा देखें दोबारा क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 3 काइंडली देखिएगा। एक 1 जनवरी 2012 पे डिस्पोजल रिकॉर्ड हो गई थी, सेम डेट पे लेकिन एक और काम भी हुआ है। शुरू करें? क्या डेट है न्यू मशीन की? 1 जनवरी 2012 ही है डेट। एंट्री बोले, मशीन डेबिट, अमाउंट बताइएगा। बेटा वही सवाल कर लेते हैं जो कल कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 जनवरी 12 है। प्लीज जो नई मशीनरी ली है उसकी कॉस्ट बतानी है। साथ वाले के नोट्स में गौर से देखें कितने की आई है, अपने नोट्स की तरह। वो बैग में आप कौन निकाले बैग से? मिले ही नहीं, मैं दे ही नहीं रहा। कितने की नई मशीन आई है सर? एंट्री बता दें। ओके है सर? ये तो WDV है, ये बात हुई ना यार। जब नई मशीन खरीदते हैं तो वो तो WDV पे रिकॉर्ड होती है। जब नई मशीनरी खरीदते हैं तो वो किस पे रिकॉर्ड होती है? लेकिन ये ले जाओ तो WDV पे। बेटा जब खरीदेंगे उस दिन कॉस्ट पे ही होगी। हाँ, अभी डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद WDV पे आ जाएगी। नई मशीनरी खरीदेंगे तो बेटा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे या WDV पे रिकॉर्ड करेंगे?
चाहे एसेट कॉस्ट का लेजर कॉस्ट पे हो या डब्ल्यूडीवी का हो, इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, अब जितना अर्सा इसे इस साल यूज किया होगा उसकी फिर डेप्रिसिएशन इसी लेजर में चार्ज करके डब्ल्यूडीवी पे ये भी एसेट आ जाएगा। क्लियर है जी प्लीज? 2012 की बात हो रही है, 30 जून 2012। दोबारा डाटा देखें, इस साल कोई और ट्रांजैक्शन। एक पॉइंट नंबर 4 भी तो है जी, पढ़ लें जरा, पढ़ लें। पॉइंट नंबर 4 में भी तो एक डिस्पोजल है, लेकिन ये किस अकाउंटिंग ईयर में आएगी? 2013 वाले अकाउंटिंग ईयर में बेटा ये डिस्पोजल आएगी। तो अभी हम पहले कौन सा वाला साल कंप्लीट कर रहे हैं? 2012। अच्छा, आप कल यहाँ पे एक साहब काफी आप क्लियर हो गए, वो जो कल एक बहस हुई है। अकाउंटिंग बेटा हमेशा होती है अकाउंटिंग ईयर के कॉन्टेक्स्ट में। अगर अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है तो फिर 31 दिसंबर के एंगल से ईयर एंड हो रहे होंगे। अगर अकाउंटिंग ईयर 1 जुलाई पे शुरू हुआ है तो नेक्स्ट ईयर 30 जून पे ईयर एंड आएगा। एक और जरा रैंडम ट्राई कर लें जरा, अगर 1 अक्टूबर पे अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है, सोच लें तो नेक्स्ट ईयर 30 सितंबर पे। तो डिपेंड करता है कि हमारे क्वेश्चन में बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर क्या है। तो अकाउंटिंग ईयर हमारा 1 जुलाई से 30 जून 2012 पे एंड 1 जुलाई से स्टार्ट होके 30 जून पे एंड हो रहा है, तो फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर हमारा 2012 वाला है। ठीक है प्लीज? और जो पॉइंट नंबर 4 अभी आपने देखा है, ये एक डिस्पोजल है, लेकिन ये हमारे करंट अकाउंटिंग ईयर में नहीं आ रही है। तो देयरफॉर अब आपके सामने दोबारा मशीनरी अकाउंट रखें अपने सामने, फुल कंसंट्रेट बेटा किया करें। यही चीजें हैं जो छोटी छोटी सही क्लियर करें जरा। देख के बताएं लेजर में कुछ रह गया, करंट ईयर के लेजर में कुछ रह गया है? ब्रॉड डाउन आ गया है, एक एडिशन थी वो आ गई है, डिस्पोजल डब्ल्यूडीवी पे आ गई है, लेजर क्योंकि डब्ल्यूडीवी पे बन रहा है, तो क्या करंट ईयर की डेप्रिसिएशन इसी के अंदर आनी है? करंट ईयर की डेप्रिसिएशन इसी लेजर में आनी है। किस एंट्री की बात हो रही है? सही एंट्री बोलिएगा। एसेट क्रेडिट, एसेट क्रेडिट। तो आज किस साल की अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होनी है? वर्किंग नंबर, चले यहाँ पोस्टिंग हेडिंग लिखना जरा, एक एंट्री की हेडिंग लिखना, 30 जून 2012, डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। वर्किंग नंबर 2 एक रेफरेंस लिखना जरा यहाँ, वर्किंग नंबर 2 ही बनेगी ना? करो शुरू, हेडिंग बनाए, पूरी हेडिंग लिखें जरा। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012। अच्छा, जिन हजरात की अब कोई पिछली क्लासेस अगर रह गई हैं, जिस तरह आपने आज ज्वाइन किया है, तो एज अर्ली एज पॉसिबल ये पिछले जो लेक्चर्स हो गए हैं ये अपने कवर करने। ये नहीं हो पॉसिबल है कि आज से ही शुरू होंगे, तो ठीक है इस वक्त आप शायद नोट तो कर लेंगे, लेकिन डेफिनेटली जो चीज़ें लिंक्ड हैं वो उस तरह से सही क्लियर नहीं होंगी। कोशिश यही करनी है कि आज वेडनेसडे है, तो अगर पिछले दिनों में कुछ हो गया है तो मैक्सिमम ये कमिंग जो संडे है इस संडे तक कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, वरना उसके बाद ये चीज़ें नेक्स्ट टॉपिक्स में जब बार बार आएंगी और सही क्लियर नहीं होंगी तो फिर वो बात सही बनेगी नहीं। ठीक है प्लीज? ठीक है सर। चलो बेटा, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले ढूंढ के बताएं मेथड क्या है। नहीं वो बात की बात है, इतनी जल्दी नहीं करनी, करें सही क्लियर करें। व्हाट इज द मेथड? रिड्यूसिंग है, प्लीज सवाल में लिखा ना यार। रेट क्या है? 15% है, टाइम बेसिस है। आप जरा क्वेश्चन देखें, लेजर देखें, लेजर सॉरी बल्कि देखें, क्या ओपनिंग एसेट्स का ब्रेकअप अवेलेबल है? अब डेप्रिसिएशन की जो हमने वर्किंग है क्वेश्चन नंबर 1 में दो तरह से की थी, आई होप कि आप साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं। तो क्या जो ओपनिंग एसेट्स हैं उनके अंदर एसेट वाइज ब्रेकअप अवेलेबल है? तो अगर अवेलेबल ना हो तो क्या करते हैं? मेरी सजेशन ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 की निकालें एक मिनट।
क्वेश्चन नंबर 3 में डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की जो वर्किंग की थी वो निकालें। एक दफा काइंडली जरा वो वर्ड सारे बोल दें, एक दफा वही एज इट इज अप्लाई होने। सबसे पहले क्या ढूंढना होता है, फिर इसमें से लेस क्या करना होता है, फिर फुल ईयर यूज वाले एसेट आ जाते हैं, मल्टीप्लाइड बाय रेट करके उनकी डेप्रिसिएशन आ जाती है। आगे बोले क्या आता है, फिर डिस्पोजल वाले एसेट की डेप्रिसिएशन आ जाती है, और फाइनली अगर कोई एडिशन हो तो उसकी डेप्रिसिएशन आके प्लस हो जाती है। अब आए जरा आज कोशिश करते हैं कि आप करवाएं रादर देन कि मैं फिगर्स लिखूं। बताएं जी, क्या कहां से शुरू करूं? अच्छा, यकीनन विद द पैसेज ऑफ टाइम एक दो क्वेश्चंस करने के बाद अब आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि क्लास वाला क्वेश्चन मेरे साथ ही किया करें। हाँ, यकीनन जो घर के लिए होमवर्क्स हैं वो जरूर इंडिविजुअली अटेम्प्ट करें। क्लास वाला मेरे साथ इसलिए ताकि अगर कोई नई चीज आ जाए तो वो भी आप लोग मेरे साथ सही तरह से अंडरस्टैंड कर लें। तो इस वक्त कैंडी मेरे साथ ही जरा रहिएगा जी। ओपनिंग WDV जरा मुझे ढूंढ दें जरा। इस क्वेश्चन में ओपनिंग WDV बनी बनाई क्यों मिल रही है? पिछले क्वेश्चंस में 1 और 3 में और घर वाले क्वेश्चन में आप ओपनिंग WDV बना रहे थे। कब बना रहे होंगे, कब गिवन होगी? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अगर अलग है तो हम ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन करके फिगर फाइंड आउट कर लेंगे। अदरवाइज हमें फिगर एसेट के लेजर में WDV पे अवेलेबल है, मिल गई है। ओके है सर? नेक्स्ट वर्ड्स बोलें। लेस ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल। है कोई हमारे वाले अकाउंटिंग ईयर में डिस्पोजल? वर्किंग 1 में जाएं, फाइनल फिगर बतानी है मुझे अब कौन सी है। अब ढूंढ लें जो ढूंढना है, मुझे फाइनल कर लें, बातें रिपीट हो रही हैं। वर्किंग 1 में जाएं, वर्किंग 1 में कर ली जाएं। सॉरी मेरे पास मुझे लग रहा है इस वक्त फिगर शायद सर मिल गई मुझे जी। क्या फिगर है जी? सब कंफर्टेबल है मैं इससे? लास्ट ईयर के एंड पे जो फिगर है हमारे लिए साल के शुरू पे ओपनिंग WDV बन जाएगी। एनी कंफ्यूजन? 7 बोलिएगा फिगर 500। ये माइनस करने से अब आपके पास वो एसेट्स आ गए जब पूरा साल यूज होंगे। जरा फिगर बता दें। जब भी क्लास में वर्किंग हो रही हो प्लीज कैलकुलेटर यूज करें, फिगर सॉल्व किया करें। मेरी आवाज जहां जहां तक गई है मैंने सबसे रिक्वेस्ट की है जी। आंसर 1387943। अब इसके साथ मैं एक सेंटेंस लिख रहा था, वो सेंटेंस लिखना जरूरी नहीं है, जरा वैसे अपने वर्ड्स में बता देंगे अब ये क्या है। डिस्पोजल को लेस करके अब वो एसेट्स आ गए हैं जो पूरा साल यूज हुए होंगे, मल्टीप्लाइड बाय। आंसर बताएं। 208 191 192। राउंड ऑफ प्रॉपरली, राउंड ऑफ वेयर एवर इज नेसेसरी। 192 ही लिखा मैंने, 1 आएगा तो 1 लिख लेता हूँ। 1 के बाद क्या है तो 4 5 है, तो बेटा प्लीज मेरा ख्याल है 1 ही आएगा यार। ठीक है तकरीबन, प्लीज ओके है। नेक्स्ट बताएं क्या करूं। डेप्रिसिएशन ऑन, कहीं से ढूंढ लें वर्किंग 1 में। डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल 2012 की कोई फिगर 54188। सब लोग प्लीज बेटा देखें फिगर्स। कल भी बोर्ड से देख के लिखी हैं, आज फिर बोर्ड से देख के लिखना शुरू हो गए हैं। क्या ये फिगर अज्यूम हो रही हैं सर? वर्किंग 1 में मिल जाएगी फिगर? एनी अदर थिंग? आखिरी चीज बेटा, फिर जब एडिशन है ना तो आपने लेजर देखा करना है। जरा थोड़ा सा इस तरह से अपने जेहन में सेटिंग करें। जरा लेजर की आप डेबिट साइड देखें, मशीनरी के लेजर की डेबिट साइड। कोई नया एसेट आया? अगर आया होगा तो अपनी डेबिट साइड पे लिखा होगा।
तो डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन, वहां डेट भी आपको नजर आएगी। वर्किंग करवा दें 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15%, पहला ही साल है इसलिए रेट उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाइड बाय कौन से 6 रहा गिन दें, जनवरी से जून 2012 की बात हो रही है, फिगर शायद आएगी 90,000। करें जी कंप्लीट। मेरी सजेशन वैसे यही है कि जब कैलकुलेशन हो रही हो पहले आप देखा करें, करवाया करें, उसके बाद नोट किया करें, क्योंकि सम टाइम नोट करते हुए फिर ध्यान समझने की तरफ नहीं रहता है। लिख लें बहरहाल, एनी कंफ्यूजन? जी कर लें आप, टोटल मैं लिखता हूँ। जी टोटल की रहेगा सर 3579, 352379 लिखें जी फिगर, लेजर में जाए वहां प्लेस करें। जी वर्किंग बड़ा अब कर लिया करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, एनी कंफ्यूजन? डेप्रीसिएशन डेबिट, कोई वर्किंग तो नहीं लिख रहा? वर्किंग कोई लिख तो नहीं रहा प्लीज? डेप्रीसिएशन डेबिट मशीनरी क्रेडिट 379, सॉरी फिगर बताइएगा, 379। जी एनी अदर फिगर इन दिस लेजर नाउ? बस सीडीए भी रिपीटर रहता है। लेजर बैलेंस करें जी करंट ईयर का, और इस साल का डिस्पोजल अकाउंट भी फाइनल करें। प्लीज सॉल्व करें प्लीज। डबल 28975, मेरा ख्याल 2 होना चाहिए, अगर मेरे साथ फिगर्स मैच करती हैं आपकी। चेक कर लें बार, जो फिगर आ रही बता दें। ठीक है, 228975 ये डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट में एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे होने की वजह से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं होनी चाहिए, एसेट ऑलरेडी डब्ल्यूडीवी पे ही आ रहा है। जी लॉस बनता है जी इसमें दोबारा, डेबिट बैलेंस बनेगा 468312, कैश इज लेस देन डब्ल्यूडीवी।
जी यार पॉइंट नंबर 4 की बेटा डिस्पोजल 2013 में है यार, अभी वो रहता है। अभी हमने सिर्फ 2012 का ये लेजर कंप्लीट किया है, अभी हम 2013 में आ रहे हैं। हर साल का डिस्पोजल अकाउंट अलग बनेगा। एक ही साल में अगर एक से ज्यादा डिस्पोजल्स हैं फिर तो वो डिस्पोजल्स एक कंबाइंड लेजर में आ जाएंगी। नहीं डेट से नहीं बेटा करेंगे। मसलन ये जो डिस्पोजल अकाउंट मैंने बनाया, ये जो करंट ईयर में अब ये लॉस है, इसने 2012 की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जाना है। जो 13 में डिस्पोजल अकाउंट है वो इसके साथ मिक्सअप नहीं हो सकता, वो तो फिर 13 का गेन या लॉस 2012 के साथ नेट ऑफ हो जाएगा। डिस्पोजल अकाउंट हर साल का अलग बनेगा, लेकिन अगर एक ही साल में एक से ज्यादा डिस्पोजल है तो फिर एक कंबाइंड डिस्पोजल अकाउंट बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखेंगे नजर, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्पोजल अकाउंट निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्पोजल अकाउंट, वहां तो मैंने दो डिस्पोजल्स इकट्ठी करनी थी यार। अगर बेटा एक ही साल में डिस्पोजल हो रही तो वो तो कंबाइन हो सकती है, क्योंकि वो गेन है या लॉस है करंट ईयर में ही आना है। लेकिन अगर डिफरेंट ईयर्स में डिस्पोजल्स हैं तो आप हर साल का डिस्पोजल अकाउंट अलग बनाएंगे। ठीक है प्लीज। चलिए जी, अब नेक्स्ट ईयर प्लीज मशीनरी स्पीड अप हो जाए, जरा क्वेश्चन कंप्लीट करें। सेकेंड ईयर का लेजर स्टार्ट करें, ब्रॉड डाउन शुरू करें। इस ब्रॉड डाउन की तरह एक डेट भी बता दें ताकि बात फाइनल हो जाए। 1 जुलाई 2013 बेटा नहीं है, 1 जुलाई 2012 2289,752। डिस्टर्बेंस है प्लीज यार, कंसंट्रेट करें यार, सही तरह चीजें सही तरह फाइनल करें। ये ब्रॉड डाउन हो गया जी प्लीज। चलें पॉइंट नंबर 4 में है। पढ़ें जरा, इंडिविजुअली पढ़ें। अब हमारे सेकंड ईयर में कोई डिस्पोजल है या कोई एडिशन है? किस डेट पे डिस्पोजल है? ईयर एंड पे ही है शायद, हमारे वाले साल के एंड में ही जाकर डिस्पोजल हो रही है। इसकी कॉस्ट ढूंढ के इनसे बताएं जी, कॉस्ट क्या थी? 1 जनवरी 2020 पे जो एसेट परचेज हुआ था उसकी 5 लाख कॉस्ट पॉइंट नंबर 2 में ऊपर दी हुई थी। परचेज कब किया था? डिस्पोज कब कर रहे हैं? कितने पे बेच रहे हैं? नहीं ये भी अभी नहीं पता, अभी वो भी पता चलेगा जब WDV आएगी। तो अब डिस्पोजल की एंट्रीज होनी है, डिस्पोजल ही बस इस साल में है। और सेकेंड ईयर का फिर आपने एक डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है, तो साथ एक डिस्पोजल अकाउंट भी ओपन करने शुरू करें वर्किंग। डिस्पोजल अकाउंट के लिए भी जगह आपने होपफुली छोड़ी होगी, 2 सालों की वर्किंग थी। है स्पेस? डिस्पोजल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जी आप काइंडली करवाने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 4 बताएं क्या करूं। कैश का बेटा भी शायद डिसीजन नहीं हो सकेगा, यकीनन कैश वाली एंट्री बोलें। लेकिन सेंडेंस काइंडली पढ़ें। कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट होना तो है, लेकिन ये कैश तभी पता चलेगा अगर हमारे पास WDV आएगी और फिर उसमें 1 लाख ऐड होना है। तो अभी क्योंकि हमारे पास WDV नहीं है, इसलिए शायद हमें कैश की फाइनल फिगर नहीं पता। तो यकीनन ये एंट्री होनी कैश डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, लेकिन अभी फिगर अवेलेबल नहीं है। अब कौन सी वर्किंग कर लें तो इंशाल्लाह फिगर भी आ जाएगी। कोई दूसरी एंट्री भी होनी है जी? कोई दूसरी एंट्री भी ऐसे बोल लें? ये एंट्री कॉस्ट पे होनी है, WDV पे होनी है? WDV पे होनी है, लेजर WDV पे है, तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, रेफरेंसेस लिख लें और वर्किंग नंबर 3 में इकट्ठे हो जाएं। WDV ऑफ डिस्पोजल अब आपने फाइंड आउट करनी है। कुछ यूज तो हो रहे हैं सर चीजों से?
या मैं रोज आके खुद ही अकेला ही बोल के चला जाता हूँ? किस वर्किंग में जा रहे हैं आप? क्या करना चाह रहे हैं? हेडिंग बनाएं, करें करें करें, हेडिंग बनाएं। आइडियली खुद से वर्किंग करनी चाहिए आपको। WDB of disposal as on 30th June 2013। जी मैं रुक रहा हूँ, इंडिविजुअली कर रहे हैं आप। पॉइंट नंबर 2 में इसकी परचेज डेट और कॉस्ट मिल जाएगी, वहां से शुरू करें और 30th जून 2013 पे एंड कर लें। मैं वेट कर रहा हूँ, प्लीज कंप्लीट कर लें, मेरे फिगर बतानी है आप लोगों को। ये लास्ट लाइंस इन्वॉल्व है जरा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी करें, कर लें। अकाउंटिंग ईयर का सही हिसाब रखिएगा। परचेज है 1 जनवरी 10 पे, जरा परचेज डेट बताइएगा। चलिए ठीक है, शुरू करें आगे। जी सर, जहां तक मैंने लिखा वहां तक आप भी लिख करोगे। जी फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में 6 मंथ सबको समझ आ गए? प्लीज 6 मंथ्स ओके हैं? जुलाई टू जनवरी टू जून। ये फर्स्ट ईयर ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ सही मंथ्स काउंट नहीं हुए तो आगे भी गलती हो जानी है। 6/12 ओके प्लीज।
देन फिर उसके बाद 2011 3 साल और पूरे हुए हैं। जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो मेरी फिगर्स देखते रहिएगा जरा। नहीं मैं फिगर लिख लेता हूँ, चाहे आप चाहे ना बताएं, लेकिन बहरहाल नोट कर लीजिए, ये जरा सॉरी चेक कर लीजिएगा, मतलब बाकी लोग अभी कर रहे हैं उन्हें कर लेना। 393 125 58969। परचेज डेट से स्टार्ट करना होता है और डिस्पोजल डेट पे आना होता है। 334156 जी। डिस्पोजल वाले ईयर में भी शायद पूरा साल एसेट यूज हो रहा है। 30 जून डिस्पोजल डेट है। 50123 फाइनल WDV is 284033। मिस्टेक्स हो जाती हैं वर्किंग करते हुए, लेकिन बेटा बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी ये मिस्टेक्स मिनिमाइज होती हैं। तो गलतियों से कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, गलतियां से ही इंप्रूवमेंट होती है। ये फिगर्स ओके हैं प्लीज? चले जिन्हें कर लिया इसकी फिगर पोस्ट करें जहां जहां जानी है। एंट्री बोल के जाए। मशीनरी बेटा डेबिट नहीं है, डिस्पोजल है। डिस्पोजल डेबिट, मशीनरी क्रेडिट। इसलिए मैंने कहा बार बार रिपीट किया करें ताकि ज़हन में जरा सेटिंग हो जाए। मशीनरी क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट, एंड बिकॉज एसेट अकाउंट इज एट WDV से एंट्री हो रही है। एनी कंफ्यूजन इन द वर्किंग? कंप्लीट है जी प्लीज वर्किंग? जी लास्ट लाइंस ओके प्लीज, इस तरफ लास्ट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों का कंप्लीट हो गया? तो लिखते नहीं रहा वर्किंग? नहीं मैंने जरा लेजर्स पे जाना तो 284033 2840 डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पे और मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। चलें जी दोबारा पढ़ें पॉइंट नंबर 4। अब शायद कैश का डिसीजन हो सकता है। कितने पे बेचा है? WDV प्लस 1 लाख। तो WDV बेटा अप टू 84033 आ गई है, प्लस 1 लाख करके 384033 हो जाएगा। ठीक है प्लीज। तो कैश डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, और डेफिनेटली जब आप इसे बैलेंस करेंगे तो कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है कि 1 लाख फिर गेन आ जाएगा। उसने असल में शायद हमें पहले गेन ही बताया था। ठीक है प्लीज। लेकिन बैलेंसिंग से पहले मशीनरी अकाउंट जरा फाइनल करें। बैलेंसिंग करनी तभी किया करें जब सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाए। तो ठीक है डिस्पोजल अकाउंट में तो शायद कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन जरा मशीनरी अकाउंट देखें। कोई एडिशन तो नहीं इस साल? कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के 2013 में कोई एडिशन हुई हो? बस डेप्रिसिएशन रह गई है। इंडिविजुअली कंप्लीट करेंगे जरा, करें माइंड अप। एक वर्किंग नंबर 4 बनाए, इंडिविजुअली कोशिश करें। मेरी अब ख्वाहिश यही है कि आप खुद करें, बाकी डेफिनेटली अभी मैं फिगर्स लिख देता हूँ। एक हेडिंग बनाएं, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2023। वर्किंग 4 ही आई थिंक हो जाएगी। अब इंडिविजुअली जाएं जी, जहां तक होया, अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी की, कंप्लीट करें। जिस तरह वर्किंग नंबर 2 की थी डेप्रिसिएशन वाली, उसी तरह की सिचुएशन है, जरा कर लें फाइनल। लेकिन कंपैरेटिवली शायद आसान है इस वक्त। होगी?
डेप्रिसिएशन, बेटा काइंडली वर्किंग वैसे करें जैसे एग्जाम में करनी है, ये तो पैनल डिस्कशन हो रही है। कैलकुलेटर एक है, अल्लाह करे रजिस्टर दो हो, पेन भी दो महसूस अल्लाह करे, सवाल एक है लेकिन तीन है भाई वैसे माशाल्लाह। ढूंढने दें अपना अपना करें प्लीज। जब चीजें रिपीट हो रही हो तो एक अच्छी कोशिश होनी चाहिए। ओपनिंग WDV22 89752 था। वैसे इस केस में एक शॉर्टकट भी पॉसिबल है, लेकिन आप मेरा ख्याल है वैसे ही करें जैसे पहले डिस्कस हो गया हुआ। कर लें कंप्लीट, मैं रुका हूँ मैं। आप लोग फिगर बताएंगे तो मैं लिखूंगा। अपना कंप्लीट करें। एडिशन भी नहीं है, शायद सिंपल है। क्या बता रहे हैं 33? नहीं वो तो आप लिख लेना, मैं अभी पूछ लेता हूँ आपसे। लोग कंप्लीट करें, मैं जानबूझ कर रुका हूँ। आप कर लें पूरा, कर लें पूरा, कर लें पूरा, कर लें। जी काइंडली सोच लिए प्लीज। कुछ कंप्लीट कर लिया सर? जी ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल 33156, डिफरेंस बताएं। 195596, 1955596, 15%, 293339, प्लीज क्लियर है सर? आगे सर, वर्किंग नंबर 3 में ढूंढ लें। 50123, एनी एडिशन? सिंपली बस से दो फिगर्स ऐड हो जाएंगी। 343, 343, 432, 462,
प्लीज ओके यार, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? जी बेटा बात आपकी बिल्कुल ठीक है। वही मेरे शॉर्टकट की बात कर रहा था, मैं अभी सबको बता देता हूँ। लेकिन वैसे नॉर्मली यही होता है कि शायद ईयर एंड से कुछ अर्सा पहले डिस्पोजल हुई होती है। आप तरीका यही ज़हन में रख लें। लेकिन क्योंकि यहाँ ईयर एंड पे डिस्पोजल है, इसलिए शायद हम टाइम बचा सकते थे। तो वो एक मिनट में ज़रा ये कंप्लीट कर लें, मैं सबके साथ डिस्कस करता हूँ। ये वर्किंग बेटा होगी भी है, लेकिन भाई ने भी एक बात की है करनी, सब लोग गौर से सुने थी। अगर कोई लिख रहा है तो बता दिया करें। एनीबडी राइटिंग? चले, भाई ने जो बात की करनी वो आपके भी जहन में आनी चाहिए थी। ये बेटा इस क्वेश्चन में जो डिस्पोजल है ना, ये जो 2023 2013 वाला ईयर है, इसमें डिस्पोजल बिल्कुल साल के एंड में हुई है। तो क्या ये डिस्पोजल वाला एसेट भी पूरा साल ही यूज हुआ है? तो ठीक है, इस वर्किंग का थोड़ा सा हमें आइडिया तो पहले हो गया है। लेकिन काइंडली कैलकुलेटर पकड़ें अपने हाथ में, अपने कैलकुलेटर पे लिखें 2289,752। डिस्पोजल वाला एसेट जो इसके अंदर है वो भी पूरा साल ही यूज हुआ है। तो स्टेट में जरा इस फिगर को 15% से मल्टीप्लाई करें। 2289,752 मल्टीप्लाइड बाय स्टेट में 15% आप करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। और सर जी आया किसी का सर? लेकिन हर सवाल में नहीं आएगा। यहाँ क्यों आ गया? क्योंकि डिस्पोजल वाला एसेट भी पूरा साल ही यूज हुआ है। तो यहाँ शॉर्टकट पॉसिबल है, लेकिन ये रेयर चांस है कि डिस्पोजल पूरे साल के बाद ही हुई हो। इसलिए मेरी सजेशन ये कि इसी तरह जहन में रख लें, क्योंकि इससे अगर पूरा साल भी यूज हुआ है तब भी वर्किंग हो जाएगी, और अगर पूरा साल नहीं यूज हुआ तब भी वर्किंग हो जाएगी। बाकी डेफिनेटली अगर आपके जहन में आया है, बात आपकी ठीक है। इस केस में टाइम बचाया जा सकता है, क्योंकि डिस्पोजल भी पूरा साल, डिस्पोजल और एसेट भी पूरा साल ही यूज हुआ है। तो बात हो गई है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि आप इस वर्किंग को लिखें जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं। बात मेरी सबको क्लियर है सर? क्या बात हो रही है? हर साल ऐसे ही हो रहा है, सिर्फ इस केस में क्यों हो गया है? क्योंकि डिस्पोजल भी पूरा साल है, सेकंड इसमें एडिशन भी नहीं है, इसलिए शायद फिगर रिकंसाइल हो रही है। वरना मेरी सजेशन ये कि ये पूरा फार्मूला सॉर्ट ऑफ ज़हन में रख लें। स्टार्टिंग पॉइंट ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लेस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल, फुल ईयर यूज एसेट की डेप्रिसिएशन निकाल लें, फिर डिस्पोजल्स, क्योंकि आपको पता ही है डिस्पोजल भी एक से ज्यादा हो जाती हैं, एडिशंस भी पॉसिबल है। बहरहाल बात आपकी बिल्कुल ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया। 6.8 बेटा अब इसलिए आ गया क्योंकि ऊपर हमने थोड़ा सा जरा डिफरेंट राउंड ऑफ कर लिया था। प्लीज जब भी अकाउंटिंग में हम डिस्कशन कर रहे हो, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है। तो 1 रुपए का जो डिफरेंस है, आई होप के इमटीरियल है। जिस दिन आपके पास 3,43,462 रुपए होंगे, जरा रिपीट करेंगे मैंने क्या फिगर बोली? अरे जरूरी नहीं उर्दू में गिने जाए, इंग्लिश में भी हो सकते हैं। 3,43,462 आपके अपने पास। तो उस दिन अगर 1 रुपया कहीं इधर उधर हो गया तो टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि टेंशन की वजह से जो डॉक्टर साहब को फीस देनी पड़ जानी है वो ज्यादा हो जाएगी, और वो 1 रुपया शायद इमटीरियल है। आज 1 रुपया इस वक्त मटीरियल है, लेकिन क्वेश्चन में जो ये फिगर है उस फिगर के एंगल से वो 1 रुपया इमटीरियल फिगर है। इमटीरियल क्या होता है जी? नॉट सिग्निफिकेंट। यकीनन सब कुछ ठीक होना चाहिए, लेकिन हम अकाउंटेंट्स अपना मेन फोकस रखते हैं मटेरियल फिगर्स पे। तो ऊपर बेटा जो फिगर्स आई होंगी उसमें जब हमने राउंडिंग ऑफ की होगी, तो किसी जगह राउंडिंग ऑफ करते हुए 1-2 रुपए इधर उधर हो गए, इंटेंशनली अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया हमने, अनइंटेंशनली 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है प्लीज, एनी अदर कंफ्यूजन जी? जी सर जी, आप क्वेश्चन नंबर 5 जरा निकालें यार। मेरा वैसे गुमान था कि फर्स्ट टाइम आप लोगों को होमवर्क दिया मैंने तो आप शायद सीरियस लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मेरा गुमान सही नहीं था। ये क्वेश्चन नंबर 5 करना तो इंशाल्लाह आपने ही है, लेकिन आज अगर नहीं किया तो फिर मैं कल डिस्कस करूंगा। लेकिन इसमें जो एक पॉइंट है वो अगर मैं आज ही अब डिस्कस कर लूं, ताकि फिर अगर कल उस पर डिस्कस करने की जरूरत ना पड़े।
ये क्वेश्चन जिन्होंने किया है प्लीज अटेम्प्ट हो गया होना, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, सवाए एक चीज शायद पहले डिटेल में डिस्कस नहीं हुई हुई, तो जरा नीचे है जरा रिक्वायरमेंट से ऊपर वाला सेकंड लास्ट लाइन, रिक्वायरमेंट्स ऊपर, वो बस मैं साजरा पढ़ रहा, ओनली वन न्यू मशीन, पता है कहाँ पढ़ रहा हूँ, ओनली वन न्यू मशीन वाज परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर ended 30th June 2013 costing 60,000, एंट्री बता दें। इस तरह अगला सेंटेंस अंडरलाइन कर लो, मशीन वाज received in factory on 1st October 2012 and was installed on 1st January 2013। सिर्फ बेटा अब इसमें इशू ये है कि फैक्ट्री में मशीनरी रिसीव हुई है 1 अक्टूबर को और इंस्टॉल हुई है 1 जनवरी को। एक एडिशन है, आई होप कि ये तो हमें पता है कैसेट के लेजर में डेबिट साइड पे आना है। प्रॉब्लम सिर्फ ये आएगा कि डेप्रिसिएशन कब से शुरू करनी है, तो शायद कुछ दिन पहले बात हुई थी, लेकिन लेट मी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन। मशीनरी आ गई थी 1 अक्टूबर, लेकिन इंस्टॉलेशन होते होते 1 जनवरी डेट आ गई। तो डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। एक सेंटेंस आपने कभी सुना होगा, अगर एक एसेट इंस्टॉल होना है तो वो तब तक अवेलेबल फॉर यूज नहीं हो सकेगा जब तक वो इंस्टॉल ना हो जाए। तब इस केस में डेप्रिसिएशन स्टार्ट होनी चाहिए 1 जनवरी से ऑनवर्ड्स। इट मींस जनवरी फरवरी, मेरा ख्याल ईयर एंड 30 जून है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 मंथ्स की आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। इसका तरीका इस तरह रख लें, बोर्ड पे जरा एक सेकंड देखें, जो एसेट अकाउंट आप बना रहे होंगे उसमें 60,000 आएगा, कैश आएगा। इसके साथ मेरी सजेशन ये है, अब डेट्स दो हैं, 1 अक्टूबर भी है और 1 जनवरी भी है। मेरी सजेशन है कि डेट वो लिख लें जिस डेट से ऑनवर्ड्स डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, ताकि जरा मंथ्स काउंट करते मिस्टेक ना हो जाए। फॉर एग्जांपल अब यहाँ 1 अक्टूबर अगर लिख लेंगे आप, तो वो गलती से अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ्स काउंट हो जाएंगे। तो इस केस में डेट कौन सी लिख लें अगर डेट्स डिफरेंट हो जाए, जिस डेट पे एसेट अवेलेबल फॉर यूज है, ताकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते मिस्टेक ना हो। ये जो छोटा सा सेंटेंस हमने बोला है, डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, आई होप कि आपके ज़हन में तो होगा, लेकिन अगर हाथ से लिख भी लिया जाए तो जरा ज्यादा बेहतर है इसके साथ ही लिखना है जहाँ ये सेंटेंस लिखा हुआ। क्या सेंटेंस है जी? ये वैसे सुना सबने हुआ है ना यार, डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। इसी के साथ ही कहीं अगर नोट लिखना जहां ये बात हुई है, अच्छा डेप्रिसिएशन का चार्ज कब तक होती है? उसमें भी वैसे डेप्थ अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल डिस्पोजल तक क्या डिस्पोजल के बाद भी आप चार्ज करते हैं? तो डिस्पोजल डेट तक चार्ज होती है, लेकिन बेटा एक समटाइम एक्सेप्शन ये भी हो सकती है। अच्छा ये बातें इस वक्त जो हो रही हैं, इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे चलते रहेंगे तो लिखी भी मिल जाएंगी। इस वक्त सिर्फ जरा जहन में कुछ चीज़ें अगर रिफ्रेश हो जाएं, कुछ ऐड हो जाएं, तो इंशाल्लाह सब लिखा मिलेगा, बड़ी डिटेल में बातें होंगी। डेप्रिसिएशन, अगर एक एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाए, ये फुली डेप्रिशिएट का मीनिंग क्या होगा? जितना उसने यूज होना था, जितना उसने डेप्रिशिएट होना था, वो अगर डेप्रिशिएट हो गया है, आइडियली तो ऐसा एसेट फिर डिस्पोज हो जाएगा। अगर एसेट फुली डेप्रिशिएट हो गया तो फिर आइडियली एसेट डिस्पोज हो जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से ये डिस्पोज नहीं भी हुआ, तो जब फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा और आपके पास ही है, तो इवन देन फिर फर्दर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। डेप्रिसिएशन या तो डिस्पोजल डेट पर रुक जाएगी, और या कब तक चार्ज हो सकती है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर एक एसेट 1 लाख का है, तो मैक्सिमम कितना डेप्रिशिएट हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता उसकी डेप्रिसिएशन 1,10,000 हो जाए, 2 लाख हो जाए। तो फुली डेप्रिशिएटेड तब कहलाएगा जब वो 100% जितना उसने डेप्रिशिएट होना था हो गया हो। उसके बाद भी अगर एसेट आपके पास ही है, तो इवन देन वो डेप्रिशिएट नहीं होगा। जी सॉरी, क्लियर होगी मेरी बात? चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा होमवर्क रख लें, अगर कोई और इशू होगा तो फिर इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेते हैं। आप कुछ वर्किंग खुद भी करें यार, ताकि जरा प्रैक्टिस हो। जिन्होंने किया कोई और कंफ्यूजन? वैसे कोई है ऐसा सर जिसने किया हो?
कोई और कंफ्यूजन? जी सर। बेटा लेजर्स नॉट रिक्वायर्ड क्वेश्चन नहीं है, रिक्वायरमेंट पढ़े एक सेकंड जरा, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 की रिक्वायरमेंट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 5 की रिक्वायरमेंट, क्या लेजर्स रिक्वायर्ड है? इसमें बेटा मैंने ये हेडिंग नहीं आपको लिखवाई थी कि डिस्पोजल अकाउंट रिक्वायर्ड है या नहीं? लेजर्स रिक्वायर्ड है। क्या इन लेजर्स में कोई डिस्पोजल का रेफरेंस आना? यस सर। अगर कोई एसेट डिस्पोज होगा तो डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट होना है, रेफरेंस डिस्पोजल होगा, ठीक है। आप डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाएंगे, डिस्पोजल अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि लेजर्स रिक्वायर्ड है इसलिए डिस्पोजल के वर्ड से ही एंट्री ज़हन में आनी चाहिए। क्या क्वेश्चन में लेजर्स रिक्वायर्ड है तो फिर डिस्पोजल अकाउंट वाली एंट्री ज़हन में आनी चाहिए। हाँ, डिस्पोजल अकाउंट का लेजर रिक्वायर्ड नहीं है तो वो डेफिनेटली आप ना बनाएं। क्या डिस्पोजल यहाँ कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी? वो क्यों, वो क्यों, वो क्यों? तो वो बातें सारी एज इट इज हैं, सवाई इसके कि एग्जामिनर ने डिस्पोजल अकाउंट क्यों के नहीं मांगा, इसलिए वो हम बना के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एसेट क्रेडिट भी एंट्री करेंगे आप, एसेट अकाउंट में आनी है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट डिस्पोजल क्रेडिट वाली एंट्री भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में आनी है। ठीक है प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढना है जरा पिछले पेजेस पे, ये पिछले पेज पे जरा ढूंढे, क्वेश्चन नंबर 2 एक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 काइंडली जरा पढ़ना शुरू करें, रिक्वायरमेंट देखें। प्रिपेयर क्या क्या, क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया सर। प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 12 एंड, सिर्फ क्या बनाना है, कितने सालों का? 2 सालों का सिर्फ एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आपने बनाना है। फर्स्ट लाइन देखें, अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन इट्स on a reducing balance method at the rate of on 1st July 11, net book value simply means WDV on 1st July 11 net book value in the ledger stood at 5660,000. ये वर्ड जरा, ये लाइन ध्यान में रख के जरा रिक्वायरमेंट में दोबारा जाएं। 30 जून 12 ईयर एंड होगा पहला हमारा, तो क्या ये फर्स्ट ईयर का ओपनिंग मिला हमें? किस चीज का ओपनिंग मिला है? WDV का। तो दोबारा रिक्वायरमेंट देखें कि एसेट अकाउंट WDV पे बन रहा है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर नहीं मांग रहा, नहीं बना रहा, सिर्फ एसेट अकाउंट बनाना है। मूवमेंट इन द प्लांट मशीनरी अकाउंट ड्यूरिंग द 2 years ended 30th June 2013 were as follows. 1st October 2011, a new machine costing 80,000 was purchased. A sum of rupees 30,000 was paid on the same date and the balance was paid on 31st March 2012. दोबारा इंडिविजुअली पढ़ें, परचेज डेट बताएं। प्लीज परचेज डेट। नई मशीनरी की एंट्री करवाएं, ना करें, गौर से देख के करवाएं। न्यू मशीन डेबिट, न्यू मशीन डेबिट कितने से? प्लीज कंसंट्रेशन से पढ़ें। न्यू मशीन डेबिट बाय 30,000 दिया यार, क्या मशीन 80,000 से ही डेबिट होगी? कैश क्रेडिट बाय 30,000 और बाकी जो 50,000 बनेगा ये किस दिन फिलहाल लाइबिलिटी होगा? ना करें, ना करें, ना करें। 1 अक्टूबर 11 पे लाइबिलिटी होगा, और ये लाइबिलिटी कब सेटल होगी? 1 अक्टूबर वाली एंट्री क्लियर है प्लीज? 31 मई 2012 की जब डेट आएगी, सॉरी 31 मार्च 31 मार्च 2012 की जब डेट आएगी, प्लीज क्या एंट्री करेंगे?
पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट, एसेट अकाउंट में मशीनरी किस दिन कितने से आएगी? 1 अक्टूबर 2011 पे टोटल 80,000 पे आएगी, लेकिन यकीनन 80,000 के दो ऑपोजिट रेफरेंसेस हैं। लेजर में लिखते हुए कैश के सामने, प्लीज कैश के सामने 30,000 आएगा, और पेएबल के रेफरेंस से टोटल 80,000 ही मशीनरी अकाउंट में आएगा। एसेट कब आया है और पैसे कैसे जा रहे हैं? 1 अक्टूबर को एसेट आया, 30,000 उसी वक्त जा रहा है, और बाकी 50,000 बाद में पे हो रहा है, लेकिन एसेट टोटल अमाउंट से ही डेबिट होगा। एनी कंफ्यूजन प्लीज? एनी कंफ्यूजन? अच्छा, मैंने पेएबल लिख दिया है, ओके प्लीज। एक लायबिलिटी है, इसी नाम से लिखते हैं या कोई और नाम आप लिखते रहे? एनी कंफ्यूजन इन दिस एंट्री? अपने हाथ से पेज पे लिखें, बाद में फिर सॉल्व करते हुए दोबारा पोस्टिंग करेंगे। इसी क्वेश्चन पे लिख लें फिलहाल, क्वेश्चन वाले पेज पे साथ। एसेट ले लिया है, लेकिन पैसे सारे इकट्ठे ना देने की वजह से जो रिमेनिंग अमाउंट बच गई है वो हमारी लायबिलिटी है, जिसने फिर 2012 मार्च में जाके सेटल होना है। लेकिन जब लायबिलिटी सेटल होगी तो पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट होने से एसेट अकाउंट पे दोबारा इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है प्लीज? एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स एंड माय एंट्री? बाकी जरा मशीनरी का लेजर जरा जहन में लाएं एक मिनट। 1 अक्टूबर 2011 पे मशीनरी के लेजर में लिखते हुए कैश के अगेंस्ट 30 आ जाएगा, पेएबल के अगेंस्ट 50 आ जाएगा, और ऑब्वियसली जरा इन दोनों को बाद में इकट्ठा कर लिया जाए तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए 50,000 पे चार्ज करेंगे या 30 पे चार्ज करेंगे? तो वो जरा एक टोटल बाद में इस तरह से प्रेजेंट कर लेंगे। और टाइम कहाँ से गिनेंगे? 1 अक्टूबर 11 से परचेज डेट से ऑनवर्ड्स। एनी कंफ्यूजन फाइनली? ये मेरे ख्याल लेजर अभी रहने थे, लेजर आप बना लीजिएगा बाद। चलें नेक्स्ट लाइन। 1 दिसंबर 11 करें शुरू। A machinery that was purchased for rupees 2 lakh and installed at a cost of rupees 10,000 on 1st August 2009 was fully destroyed in an accident. Fully destroyed in an accident underline कर लें और जरा सेंटेंस दोबारा पढ़ें। What is the date of accident? 1st December 2011 या 1 अगस्त 2009? दोबारा सेंटेंस पढ़ें, दोबारा सेंटेंस पढ़ें। खरीदा कब था? मशीनी को कब खरीदा था? 1 अगस्त 2009। कितने का खरीदा था? लेकिन फर्दर कितना खर्चा हुआ था? टोटल कॉस्ट 2,10,000 हो गई थी बेटा 1 अगस्त 2009 को। क्या 1 अगस्त 2009 से लेके 1 दिसंबर 2011 तक यूज भी किया था? और फिर 1 दिसंबर 2011 को एक्सीडेंट होने से फुली डिस्ट्रॉय मशीन हो गई है। 1 दिसंबर 11 पे कोई डिस्पोजल की एंट्रीज करेंगे या एडिशन की एंट्रीज करेंगे? पढ़ के बताएं कैश कितना आया? नहीं, ये बात समझ आती है, डिस्पोजल की एंट्रीज होनी चाहिए। 1 दिसंबर 11 वाले साल में, 1 दिसंबर 11 वाली डेट पे सॉरी, डिस्पोजल की एंट्रीज होनी चाहिए। जरा एक सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 में जाए जरा, नेक्स्ट पेज पे जरा। उसमें पॉइंट नंबर 2 जरा पढ़ें। वहां भी बेटा एक एसेट बाय फायर डिस्ट्रॉय हुआ था,
लेकिन लग रहा था कि वो इंश्योर्ड है, उसके अगेंस्ट कुछ इंश्योरेंस कंपनी वालों से पैसे मिल गए थे। 65,000 की जरा सोच के एंट्री दोबारा बताएंगे। बाई चेक था तो बैंक डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट ऐसे ही हुआ था। फिर साथ आपने कौन कौन सी एंट्रीज की होंगी? कॉस्ट की एंट्री की होगी, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की, सेपरेट लेजर वाला सवाल था, तो डिस्पोजल रिकॉर्ड किया हमने। डिफरेंस सिर्फ ये है कि इस पॉइंट में और पिछले पेज पे वापस आए, इस पॉइंट में और क्वेश्चन नंबर 2 के इस पॉइंट में, कि लग रहा है कोई फुली डिस्ट्रॉयड है और कुछ मिला नहीं है, लेकिन जो एसेट फुली डिस्ट्रॉय हुआ है उसे हमारी बुक से निकलना है। कितने का एसेट था? दोबारा सिरा सही फिगर्स फाइनल करें। फाइनली 2,10,000 का था, लेकिन जिस दिन डिस्ट्रॉय हुआ है क्या उस दिन भी 2,10,000 का ही होगा? नीचे रिक्वायरमेंट, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, एक रिक्वायरमेंट में जाए। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग नहीं है, तो डिस्पोजल जो है वो WDV पे रिकॉर्ड होगी। किस दिन की WDV? तो कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट वाली एंट्री इररेलेवेंट इसलिए हो जाएगी कि कैश नहीं आया, लेकिन दूसरी एंट्री डिस्पोजल डेबिट मशीनरी क्रेडिट एट WDV एज इट इज एप्लीकेबल रहेगी। What is the only difference between this line and the question number 3 second line? वहां कैश की इंफॉर्मेशन थी, therefore कैश WDV से कंपेयर होके कोई गेन या लॉस बन गया होगा। यहाँ मेरे फाइनल वर्ड सुने, यहाँ पैसे ना आने की वजह से जितनी भी WDV होगी वो सारी की सारी लॉस फाइनली बन जाएगी। ये गेन लॉस ऑन डिस्पोजल किस तरह से कैलकुलेट होता है? अगर सेल प्रोसीड 0 हो तो क्या सारी WDV फिर लॉस हो जाएगी? सारी कॉस्ट लॉस है या सारी WDV? सारी कॉस्ट इसलिए नहीं क्योंकि कुछ ऐसा यूज भी किए, तो जो WDV होगी 1 दिसंबर 11 पे वो आपका फिर सारा लॉस बन जाएगा। लेकिन रिक्वायरमेंट में क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए वो आप लेजर नहीं बना रहे होंगे। कैश की एंट्री भी डिस्पोजल अकाउंट में आनी थी, वो भी शायद नजर नहीं आ रही होगी। एसेट अकाउंट में सिर्फ एक एंट्री डिस्पोजल की नजर आएगी, कौन सी प्लीज? डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट, और क्योंकि क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग नहीं है इसलिए ये एंट्री भी आपकी WDV पे कैलकुलेट हो रही होगी। इट मींस एक वर्किंग हो जाएगी WDV ऑफ द एसेट एज ऑन 1 दिसंबर 2011, जिसे हम अदरवाइज करते रहते हैं। स्टार्ट कर लेंगे 1 अगस्त 9 से। कॉस्ट कितनी लिख लेंगे? 2,10,000 से स्टार्ट कर लेंगे। एवरी अदर थिंग रिमेन सेम एक्सेप्ट दैट कि कैश रिसीव ना होने की वजह से कैश वाली एंट्री शायद रेलिवेंट नहीं रहेगी। सब ओके है प्लीज? नेक्स्ट लाइन पढ़े। 1 फरवरी 12, नहीं बेटा पहले डेट्स भी देखें। 1 फरवरी 12 सम मोल्ड मशीनरी। अच्छा यहाँ भी अब एग्जामिनर आपको थोड़ा टेस्ट करना चाह रहा है, लेकिन जरा सही कोशिश कीजिएगा। जरा ब्रैकेट में जाएं। WDV on 1 July 11 2 lakh was 20,000 sold for ₹8,000। इंडिविजुअली पढ़ें जरा दोबारा। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप साथ हैं? चलो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ आपसे। व्हाट इज द डेट ऑफ डिस्पोजल? ये पता चल रहा है वैसे, पहले वो डेट्स दे रहा है फिर आगे इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो व्हाट इज द डेट ऑफ डिस्पोजल? 1 फरवरी 2012। कितने का बेचा? देन एक बुक वैल्यू बताई जा रही है जिन मशीनों को बेचा है। किस दिन की बुक वैल्यू बताई जा रही है? क्या जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 11 और 1 महीना जनवरी 2012 वाला, व्हाट इज द डेट ऑफ डिस्पोजल? क्या फर्दर 7 मंथ्स काउंट करें? जरा कैसे बना रहा हूं मैं? आपको जो WDV दी है 1 जुलाई की दी हुई है और डिस्पोजल 1 फरवरी पे हुई है। इट मींस आपको फर्दर 7 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लेस करके WDV ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये है WDV ही, लेकिन डिस्पोजल डेट की WDV नहीं है। अकाउंटिंग ईयर के शायद स्टार्ट की WDV बताई हुई है और डिस्पोजल डेट की आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे। वंस अगेन वी आर इंटरेस्टेड विद WDV बिकॉज एसेट अकाउंट इज एट WDV। तो ये शायद सिंपल डिस्पोजल है। 8,000 कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, सेकेंड एंट्री बोले, और उसके ही आपको वर्किंग करनी पड़ेगी
क्योंकि ये डेट ऑफ डिस्पोजल की WDV नहीं है। ये बातें प्लीज अब समझ आ रही हैं। लास्ट पैराग्राफ में 30 नवंबर 12 फिर एक डेट है। आ मशीन इंपोर्टेड ऑन, इंपोर्टेड का मीनिंग क्या होता है? किसी फॉरेन कंट्री से अगर परचेज किया है, पाकिस्तान में अगर हम हैं तो पाकिस्तान से बाहर से किसी मुल्क से अगर चीजें खरीद के पाकिस्तान में लेके आएंगे तो इसे क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट किसे कहते हैं? अगर पाकिस्तान से बाहर को चीजें बेचेंगे तो वो एक्सपोर्ट है, और अगर पाकिस्तान से बाहर को चीज लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान के बाहर से कोई चीज लेके आ रहे हैं, इन अदर वर्ड्स किसी फॉरेन कंट्री से अगर परचेज की है तो उसे इंपोर्ट बोलते हैं। इंपोर्ट की एक सिग्निफिकेंस है, जरा पढ़े, मैं कल याद आ जाएगा शायद आपको आगे। A machine imported on 1st July 10 was disposed of for rupees, फिर एक disposal है 63,000. The value of the machine was 70,000. Whereas import levies एक वर्ड लिखा हुआ है, ये सिंपल import taxes के लिए वर्ड है, या import duty अगर वर्ड सुना आपने, custom duty ये लिखना साथ रहा, custom duty या import duty। तो बाहर से, पाकिस्तान के बाहर से कोई चीज पाकिस्तान लेके आए तो इंपोर्ट स्टेज पे जब गुड्स पाकिस्तान पहुंचती हैं तो फिर गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस कलेक्ट करती है। उन टैक्सेस को कहते हैं इंपोर्ट टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट लेवीज, ये सारे वर्ड्स उन टैक्सेस के लिए हैं जो इंपोर्ट स्टेज पे गवर्नमेंट को पे किए जाते हैं। कुछ वर्ड्स समझ आ गए हैं प्लीज? अब 70,000 क्या है? मशीनरी की शायद वैल्यू है, और 5,000 क्या है? इंपोर्ट ड्यूटी है। टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी? आइडिया है इसका? तो इंपोर्ट टैक्सेस जो है परचेज कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। इन अदर वर्ड्स टोटल कॉस्ट 75,000 की थी जब आपने इसे इंपोर्ट किया था, टोटल कॉस्ट 75,000 हो गई थी। ऑल अमाउंट्स इंकर्ड टू ब्रिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन, वो सारे खर्चे जिससे इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह है, पाकिस्तान से कैरेज इनवर्ड्स है कुछ में, कैरेज इनवर्ड्स कैपिटलाइज होता है, लेकिन अगर चीज पाकिस्तान से बाहर से कहीं आ रही है और कुछ इंपोर्ट टैक्सेस भी हैं, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, तो वो भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। अब जरा दोबारा पढ़ लें इस लाइन में इंफॉर्मेशन किस चीज की है, जरा एक दफा दोबारा इंडिविजुअली देखें जरा, मुझे फिर एक दो क्वेश्चंस के आंसर दें। पढ़ने सारा नहीं, क्वेश्चन मैं पूछता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि सारी रेलिवेंट चीजें आपके जहन में आ जाती हैं कि नहीं। जी 30 नवंबर पे क्या हुआ? डिस्पोजल हुई है। कितने पे बेचा है? कब खरीदा था? कितने का खरीदा था? फाइनली 75,000 का हो गया था। फिर 1 जुलाई 10 से लेके 30 नवंबर 12 तक आपने यूज भी किया है। वंस अगेन एक WDV कैलकुलेट करेंगे और फिर WDV और कैश की एंट्रीज की बेस पे अगर डिस्पोजल अकाउंट बनाना होता हम गेन लॉस की वर्किंग भी कर सकते हैं। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया है। ये क्वेश्चन होमवर्क देना चाह रहा हूँ, लेकिन 2 सवाल होमवर्क। अगर ये खुदा ना खास्ता आज ना हुआ तो फिर कल 3 भी खुदा ना खास्ता होमवर्क हो सकते हैं, क्योंकि अगर पिछले भी हम साथ मिलाते रहे तो उसके तो फिर कोई एंड नहीं होगा। तो जिन हजरात ने अब क्वेश्चन नंबर 5 नहीं किया था, काइंडली थोड़ी सी हिम्मत करें जरा, तो कल फिर इंशाल्लाह, क्योंकि जिन लोगों ने अब क्वेश्चन नंबर 5 किया उनके साथ फिर ज्यादती है, वो घर जरा बोर होंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 विद क्वेश्चन नंबर 5 कल डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, प्लीज ट्राई कर लेंगे। अच्छा, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि 100% कंप्लीट करें, अपनी बेस्ट एफर्ट करें, इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। मिस्टेक्स हो जाती हैं, ना रिजॉल्व हो तो इंशाल्लाह मिलकर डिस्कस करेंगे। ठीक है प्लीज। तो अब 2 क्वेश्चन होमवर्क हो गए, लेकिन मेरा गुमान है इंशाल्लाह कि कल पिछले खत्म हो चुके होंगे और कुछ नए होमवर्क की तलाश में हम कल होंगे। जो रिमेनिंग टाइम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह क्लास का बचा हुआ है, उसके लिए जरा रजिस्टर का एक नया पेज निकाल। आप लोग टेंशन में थे कि बाकी टाइम कहीं खुदा ना खासा जाया तो नहीं होगा, तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी भी मेरी वजह से आपका एक लम्हा भी जाया हो। मेरी तरह जरा देख के बोल दें फाइनली आज के होमवर्क्स क्या हैं। आई होप के घर जाके याद रहेगा यार। चलिए रजिस्टर का एक नया पेज चाहिए। अरे ये डिस्पोजल्स ही की जो बहस है, इसकी एक छोटी सी वेरिएशन और है।
उसका भी ज़रा कंप्लीट करते हैं। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल शायद कोई क्लास में टेस्ट के लिए भी टाइम बच जाएगा, तो कुछ सेल्फ प्रैक्टिस भी बेटा होनी चाहिए। तो अब आज का दिन प्लीज़ वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इसी तरह का कंपैरेटिवली मिलता जुलता क्वेश्चन ही ज़रा टेस्ट में भी आएगा, ताकि कुछ सेल्फ इवेल्युएशन भी हो सके। टेस्ट किस वक्त होगा, क्लास के किस टाइम होगा, वो इंशाल्लाह मैं खुद डिसाइड करूंगा। आप लोगों ने सिंपली बस ये करना है कि जो होमवर्क दिए उसको काइंडली करके आएगा, तो उसी से मिलता जुलता इंशाल्लाह क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है प्लीज। ये पिछले तकरीबन 1 आध मिनट मेरी आवाज ठीक आती रही है, कोई आवाज का प्रॉब्लम तो नहीं आया? नहीं, होमवर्क प्लस टेस्ट वाली जो आवाजें हैं रजिस्टर करने आप पे चाहिए सर। एक हेडिंग लिखें सर प्लीज। एक्सचेंज ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बेटा प्लीज इस तरह डिस्टर्ब नहीं काइंडली करें प्लीज। गेम ठीक ठाक सा सीरियस है, हर चीज समझने में भी टाइम लगता है, प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड है। हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। एक्सचेंज का वर्ड मैंने जो लिखा है इसका मीनिंग मैं बताऊंगा, आगे आप बताएं। एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का क्या मतलब है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब क्या है? कौन से टेंजेबल एसेट, कौन से टेंजेबल, कौन से नॉन टेंजेबल एसेट जो हेल्ड फॉर यूज हैं एंड दे हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ more than 1 year, more than one accounting year. Any example of property plant equipment? तो बात मैं ये कर रहा हूँ कि लैंड बिल्डिंग मशीनरी वगैरह में से अगर कोई आइटम बेची है, पहले डिस्पोजल में बात हुई थी कि अगर आइटम बेची है, अब अगर फॉर एग्जांपल कोई आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, उससे अगर एक्सचेंज किया है, समटाइम्स ये भी हो सकता है कि पुरानी चीज दे के उसके बदले नई चीज ले ली जाए, तो कैश लेने की बजाय एसेट्स भी आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। डिस्पोजल में क्या होता है, एसेट देते हैं, कैश ले लेते हैं, लेकिन एक्सचेंज में ये होगा कि पुराना है इक्विपमेंट फॉर एग्जांपल दिया और उसकी जगह एक नया इक्विपमेंट ले लिया है। बहुत से कॉन्सेप्ट डिस्पोजल से मिलते जुलते होंगे, लेकिन कुछ शायद थोड़ी सी नई चीजें भी महसूस होंगी। एक छोटी सी एग्जांपल लिखना था इस बात को समझने के लिए। एक एग्जांपल छोटी सी बना लें, लिख लें मेरे साथ, राइट इंफॉर्मेशन थोड़ी सी। एन ओल्ड मशीन, आप फुल कंसंट्रेट प्लीज कर रहे हैं। एन ओल्ड मशीन कॉस्टिंग रुपीज 7,50,000। नोट कर लें साथ में। An old machine costing rupees 7,50,000 and accumulated depreciation of rupees 2,75,000 is exchanged against a new machine costing 5 lakh। एक सेंटेंस और लिख लें। द कंपनी settled the transaction by paying
रुपीज 1,50,000 in cash. जो लोग लिख रहे हैं कर ली जरा एक दफा दोबारा जरा पढ़ के जरा ट्रांसलेशन करने की कोशिश करा। ये सबने नोट कर लिया? चलो बेटा अब फिगर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ओल्ड इक्विपमेंट खरीदा था 7,50,000। क्या कुछ अर्सा यूज किया लग रहा है? कितने रुपए डेप्रिशिएट हो गया? इसकी WDV कितनी रह गई? कैलकुलेटर प्लीज, कैलकुलेटर। अच्छा आप लोग बाद में नीचे मैं खुद लिखूंगा, प्रॉपर एक्सप्लेन कीजिएगा। अभी फिलहाल बात सिर्फ समझने की कोशिश करें, लिखने की जल्दी नहीं करें। 4,75,000 ठीक है प्लीज। जब इसे एक्सचेंज किया तो उस वक्त 4,75,000 इसकी WDV रह गई थी। अभी इक्विपमेंट अपना समझें, सारी स्टोरी आपकी अपनी है। सपोज आपका बिजनेस है, विजुअलाइज करें क्या हो रहा है। हमारा ओल्ड इक्विपमेंट है और मशीन है, ओल्ड मशीन है, 4,50,000 की रह गई थी। हमने इसके बदले एक नई मशीन ली है। तो लेट्स विजुअलाइज, आप किसी सप्लायर के पास गए हैं, क्या लेके गए हैं साथ? कितने वाली? 4,75,000 WDV वाली। आपने ये मशीन निगोशिएट करते हुए सामने रखी होगी और आपको जो नई मशीन पसंद आई है उसकी कॉस्ट थी 5 लाख। फाइनली जब ट्रांजैक्शन सेटल हुई है तो आपने 1,50,000 कैश भी पे किया है। यहां तक ओके है प्लीज? हमारा क्या क्या जाएगा और उसके अगेंस्ट हमें क्या मिलेगा? ओल्ड मशीन जाएगी और कैश जाएगा। कैश आएगा, जाएगा जाएगा। ओल्ड मशीन भी जाएगी, कैश भी जाएगा और अगेंस्ट हमें सिर्फ नई मशीन मिलेगी। यहां तक क्लियर? क्लियर है प्लीज? दोबारा फुल कंसंट्रेट और विजुअलाइज द ट्रांजैक्शन जब आप बैठ के वहां निगोशिएट कर रहे होंगे। आपने बेटा अपनी पुरानी मशीन सामने रखी होगी और आप 5 लाख वाली नई मशीन लेना चाह रहे होंगे। एक सेकंड के लिए सप्लायर बने, जिस सप्लायर ने अपनी मशीन बेचनी है उसकी मशीन है 5 लाख, ऐसे ही है ना यार? उसके सामने जब हमने अपनी मशीन रखी होगी तो वो हमारी मशीन की मार्केट वैल्यू देख रहा होगा या WDV देख रहा होगा? ये 4,75,000 तो हमारी बुक्स में कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एक WDV की फिगर है। जब हमने उसके सामने रखा होगा कि उसे कहा होगा कि यार हमारी ये पुरानी मशीन ले लें और नई मशीन दे दें, तो कुछ निगोशिएशन में फाइनल ये हुआ कि कुछ कैश भी हमने देना है। आप बताएंगे कितना कैश हमने कम दिया है नई मशीनरी के अगेंस्ट? नई मशीन थी कितने की? 5 लाख। पैसे दे कितने रहे हम? 1.5 लाख। कितने कम दे रहे हैं? 3,50,000। क्यों कम दे रहे हैं? क्योंकि हम पुरानी मशीन दे रहे हैं। तो हमारी मशीन तो 4,75,000 की थी। तो मेरी इन फिगर्स के अंदर क्या चीज छुपी हुई है? नई मशीन 5 लाख की है, पेमेंट 150,000 हो रही है। लेट्स अज्यूम ये एक्सचेंज ना होता, लेट्स अज्यूम ये एक्सचेंज नहीं है, नई मशीन कितने की मिलती? 5 लाख कैश पे मिलती।
हम कितने कम पैसे दे रहे हैं? 3,50,000 कम दे रहे हैं। सबने कैलकुलेट कर लिया प्लीज? 5 लाख माइनस 1,50,000, हम 3,50,000 कम कैश दे रहे हैं। वो कम कैश क्यों दे रहे हैं? ओल्ड मशीन दे रहे हैं। तो ओल्ड मशीन के बदले 350,000 क्यों कम दे रहे हैं? वो तो 4,75,000 की थी। लग रहा है इस सारी बहस में कि हमारी मशीन की मार्केट वैल्यू 3,50,000 है। हमने अपनी जेब से 150 भी दी है और सप्लायर ने कहा है कि ठीक है आप 350 ना दें, 3,50,000 ना दें, आप नई मशीन ले जाएं। तो हमें हमारी पुरानी मशीन की वजह से कितनी कम कॉस्ट देनी पड़ी है? 3,50,000। लेकिन क्या वो 350,000 इज लेस देन द WDB? क्या वो 3,50,000 इज लेस देन द WDB? तो हमें नेट करके फाइनली कोई गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? एक और एंगल से बात समझे जरा। क्या ये भी हो सकता था कि हम पुरानी मशीनरी को बेच देते और नई मशीन अलग खरीद लेते? ये भी पॉसिबल था। तो हमने किया तो एक्सचेंज है, लेकिन लेट्स अज्यूम अगर बेचते तो क्या होता और फिर नया एसेट लेते तो क्या होता? फुल कंसंट्रेट दोबारा नहीं, थोड़ी सी नई चीज है तो मैं हर एंगल से चाहूंगा कि आप जरूर सोचना। अगर बेटा इसकी डिस्पोजल कर देते, डिस्पोजल का मतलब कैश में बेच देते, तो इसी डाटा के अगेंस्ट आप बता सकते हैं कितना कैश मिलता? क्या मार्केट वैल्यू के बराबर कैश मिलता है? और क्या मार्केट वैल्यू WDB से कम या ज्यादा हो सकती है? मैंने इस वक्त क्या अज्यूम किया है कि मार्केट वैल्यू, अगर लेट्स अज्यूम हम कैश पे बेचते तो 350,000 कैश मिल सकता था मैं, और 350,000 कैश माइनस 475,000 WDB यकीनन 1,25,000 लॉस ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड हो जाना था। प्लीज ये वर्किंग्स कर पा रहे हैं जहन में? 475,000 WDB है, मार्केट वैल्यू पे बेचते अगर हम, और प्लीज वंस अगेन अभी कॉस्ट वाली क्लास में बात हो रही थी, हमेशा आपकी मार्केट ट्रांजैक्शंस मार्केट वैल्यू पे होंगी। चीजें मार्केट वैल्यू पे सेल होंगी या WDB पे होंगी? लेट्स अज्यूम सप्लायर है कोई, और अगर सप्लायर अकाउंटेंट नहीं है, जिसका मैक्सिमम चांस है कि सप्लायर अकाउंटेंट नहीं होगा, आप जाके अगर उससे ये बहस शुरू कर दें मेरे एसेट की 475,000 WDB है, तो लड़ाई के अलावा कुछ भी नहीं होना। ये WDB तो हम अकाउंटेंट्स को बड़ी मुश्किल से समझ आ रही है क्या होती है, तो नॉन अकाउंटेंट किस चीज में इंटरेस्टेड होगा? अगर हम उसे कहें यार हमने 7.5 लाख की ली थी यार, तो कहेंगे भाई आपने ली होगी, मेरे से इस वक्त क्या बात करें, इस वक्त कितने की है, किस वक्त कितने की है जब एक्सचेंज हो रही है। तो इस वक्त इसकी मार्केट वैल्यू सप्लायर ने कितनी लगाई है जो हमने एग्री कर ली है? सप्लायर ने कितनी मार्केट वैल्यू लगाई है जो हमने एग्री कर ली है? ये हमें कैसे पता चल रहा है, या ये मुझे कैसे पता चला कि हमने एग्री कर ली है? क्योंकि फिर हमने 1.5 लाख कैश भी दिया है, नई मशीन 5 लाख की, 1.5 लाख कैश दे रहे हैं, इसका मतलब हमने एग्री इससे कर लिया है कि हमारी मशीन की वर्थ 3,50,000 रुपीज है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल सिंपल डिस्पोजल होती, सिंपल डिस्पोजल का मतलब कैश के अगेंस्ट डिस्पोजल होती, हमें 3,50,000 का कैश मिलता, और क्योंकि वो कैश WDB से कम होना था तो 1,25,000 का लॉस ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड हो जाना था। देन वो जो 350,000 कैश मिलता, क्या उसमें अपनी जेब से 150 ऐड करके हम ये 5 लाख की मशीन कैश पे भी खरीद सकते थे? 3,50,000 कहाँ से मिलता, और उसमें और कितना ऐड करते, और किसको 1.5 लाख सॉरी 5 लाख पकड़ाते और नई मशीन ले लेते? तो ये भी हो सकता था कि डिस्पोजल करने के बाद आप नया एसेट खुद खरीद लें। लेकिन एक्सचेंज में क्या होता है, अब ये मेरे वर्ड सुने, एक्सचेंज में क्या होता है कि आप अपने पुराने एसेट के बदले कैश पकड़ने की बजाय, पुराने एसेट के बदले कितना कैश पकड़ने की बजाय, 3,50,000 कैश पकड़ने की बजाय आपने 350,000 की भी मशीन ले ली है। 5 लाख पे जरा गौर करें जरा, 5 लाख की मशीन है, पैसे कितने दे रहे हैं? 150 दे रहे, नहीं इस वक्त 150 दे रहे हैं। वापिस एक्सचेंज में आ जाए जरा,
150 दे रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ 5 लाख की मशीन को खरीदने के लिए 1.5 लाख कैश पकड़ा रहे हैं और 3,50,000 मार्केट वैल्यू वाली मशीन पकड़ा रहे हैं? तो रादर देन कि हम 3,50,000 लेते और उसे दूसरे हाथ में लेके वापस देते, समझ आ रहा है प्लीज? 3,50,000 कैश पहले पकड़ते, कहाँ से पकड़ते? डिस्पोज करके, फिर उसे दूसरे हाथ में ऐड करते, 1.5 लाख भी जेब में निकाल के टोटल कितना कर लेते, और फिर दोबारा देने की बजाय हमने क्या डिसाइड किया कि हम मार्केट वैल्यू लेने की बजाय उतनी ही कम मार्केट वैल्यू दे देंगे। कितने की मशीन थी ये? 5 लाख। नहीं सॉरी, नई मशीन कितने की है? तो 5 लाख में 3,50,000 कैश देने की बजाय हमने उस ओल्ड मशीन ही को हैंड ओवर कर दिया, जिसके बदले में हम 3,50,000 कैश ले सकते थे। एक्सचेंज में क्या होता है, कैश लेने की बजाय, लेट मी फिनिश, नो, कैश लेने की बजाय नया एसेट ले लिया जाता है। पुराना एसेट ले लिया जाता है या नया ले लिया जाता है? कैश पुराने एसेट के अगेंस्ट लेने की बजाय उतने ही रुपयों का नया एसेट ले लिया है। पुराने एसेट का कैश कितना ले सकते थे हम? तो ये वर्ड जरा कंडी दोबारा मेरे गौर से सुने। पुराने एसेट के बदले कैश लेने की बजाय उतने ही रुपए का हम नया एसेट विदाउट पेइंग कैश ले लेंगे। हाँ, अगर कोई डिफरेंस बनता होगा तो वो जरूर हम कैश पे कर रहे होंगे। कितने का एसेट है? 5 लाख का नया। हम कितना दे रहे हैं? क्यों कम दे रहे हैं? क्योंकि हम पुराना एसेट भी दे रहे हैं। तो हमारी ये फिगर्स बता रही हैं कि हमारा पुराना एसेट हमारी बुक्स में तो 475,000 का है, लेकिन मार्केट वर्थ उसकी 3,50,000 है। यकीनन ये फिगर्स बदल जाएं तो डिसीजन डिफरेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जरा बोर्ड पे देखें, लेट्स अज्यूम कंसंट्रेट फॉर सेटल में हमने बस 10,000 कैश दिया है। कितने की नई मशीन है? सेटलमेंट में कितना दे रहे हैं? कितना कम दे रहे हैं? 4,90,000 कम दे रहे हैं। क्यों कम दे रहे हैं? क्योंकि पुरानी मशीन दे रहे हैं। पुरानी मशीन हमारी बुक्स में कितने की थी? उसकी वजह से हमें कितना फायदा मिला है? नेट बता रहे हैं आप, मैं टोटल बात कर रहा हूँ। पुरानी मशीन देने की वजह से हमें नई मशीन के अगेंस्ट कितने कम देने पड़े हैं? 4,90,000 बेटा, उसकी वजह से हमें फायदा हुआ है। नेट करके 15,000 फायदा हुआ। आप मुझे नेट बता रहे हैं, नेट ऑफ करके बता रहे हैं, मैं जरा अलग-अलग बात करना चाह रहा हूँ। नई मशीन की कॉस्ट 5 लाख है। अगर 10 सपोज आपने 10,000 रुपया दिया है, इट मीन्स पुरानी मशीन के अगेंस्ट 4,90,000 कम देना पड़ा है। या इस तरह कह लें, पुरानी मशीन की वजह से नई मशीन के बदले कम कैश 4,90,000 देना पड़ा है। लेकिन नेट करके अगर देखा जाए तो हमारी बुक्स में वो 475,000 की मशीन थी, जिसकी वजह से अब गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है? गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है? तो क्या हमेशा गेन ही होता है? लॉस भी हो सकता है। लेकिन ये गेन लॉस बेटा पता कैसे चलता है? नहीं, आज जरा वर्ड थोड़े से बदल जाएंगे। सेल प्रोसीड्स का वर्ड किसके लिए था? कैश के लिए। तो आज कैश नहीं हम ले रहे, थोड़े से वर्ड जरा चेंज हो जाएंगे। वो वर्ड चेंज होने का इंशाल्लाह इशू नहीं है। पहले ये आपको पता है कि हमें इस दोबारा रिवाइज सिचुएशन में 1,25,000 का लॉस हो रहा है। किसको किससे कंपेयर कर रहा हूँ आप बताएंगे? वैसे गेन लॉस 1,25,000 निकालते हुए किसको किससे मैंने कंपेयर किया? WDV को, ओल्ड एसेट की WDV को ओल्ड एसेट की मार्केट वैल्यू से कंपेयर कर रहा हूँ। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट? कैसे कैसे? 5 लाख कॉस्ट है और 5 लाख कॉस्ट वाली मशीन 150 पे हम ले रहे हैं। कितने कम देने पड़ रहे हैं पुरानी मशीन की वजह से? ठीक है प्लीज, आए जो मैंने बातें की थोड़ी सी लिख के करते हैं। बात में मेरी पूरी नहीं हुई है, आई होप के को थोड़ी सी समझ आ गई है, लेकिन बात अभी पूरी समझने के लिए इसके नीचे है जो मैंने बातें की हैं वो जरा लिख के करें। ये एग्जाम्पल तो लिखी हुई है ना आपने? इसके नीचे मुझे एक कैलकुलेशन पहले कर दें सिंपल सी, WDV ऑफ द ओल्ड मशीन।
WDV ऑफ ओल्ड मशीन बताएं, कैसे कैलकुलेट करूं? 750 माइनस 275 और 75, देन मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। अगर आपने कभी कैलकुलेट करनी हो तो एक आसान सा फॉर्मूला बना लिया हुआ है हमने, जरा बताएंगे क्या बनाया हुआ है? मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन अगर निकालना चाहूं तो कैसे निकाल रहे हैं हम? कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन 5 लाख माइनस कैश पेड अगेंस्ट द न्यू मशीन या ओल्ड मशीन? हिम्मत हिम्मत, जो बोर्ड से देख के कॉमे लगाते हैं ना, ये जाती है। प्लीज पेन हवा में उठा लें, नीचे रख दें। बिस्मिल्लाह अपने बोर्ड पे देख के तो बस सर, एक दफा ही रखना है, दोबारा उठ गए दोबारा भी उठाना है, बस पड़ा रहना। जी सर, 3,50,000 कैलकुलेट करवा रहे थे आप मुझे, प्लीज 3,50,000 किन फिगर्स की बेस पे करवा रहे थे? कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन 5 लाख, कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन माइनस कैश पेड अगेंस्ट न्यू मशीन इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन या न्यू मशीन। ओके, वापिस लाए पेन, हाथ पेन की तरफ लाए और यहां तक कंप्लीट करें। प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स को साथ दे रहे हैं। ये कंप्लीटेड है यहां तक। देन बेटा अकाउंटिंग में ये जो मार्केट वैल्यू तो ओल्ड मशीन है, अकाउंटिंग में इसका एक नाम है। किसका एक नाम बताने लगा? जिस तरह जो कैश रिसीव हो रहा था उसका मैंने नाम क्या बताया था, इसे सेल प्रोसीड्स बोलते हैं। इसी तरह जो ओल्ड एसेट की मार्केट वैल्यू होती है एक्सचेंज के केस में, ओल्ड एसेट की मार्केट वैल्यू, एसेट्स अगर एक्सचेंज हो रहे हो तो उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बोला जाता है ट्रेड इन अलाउंस। मतलब एक सिंपली एक वर्ड टर्म है जो यूज होती है, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड इन अलाउंस? मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट, तो एक नाम है जस्ट। कभी भी अगर ट्रेड इन अलाउंस वर्ड में बोलूं तो आपके जेहन में क्या आएगा? ओल्ड एसेट की मार्केट वैल्यू की बात हो रही है, नथिंग एल्स। मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इज कॉल्ड एज ट्रेड इन अलाउंस। अब काइंडली जरा देखें, ये जो दो फिगर्स लिखी हैं 475 एंड 3,50,000, क्या इन्हें कंपेयर करके ओल्ड एसेट का गेन या लॉस कैलकुलेट हो सकता है? तो जब सिंपल डिस्पोजल हो रही थी तो उस वक्त फॉर्मूला था सेल प्रोसीड्स को कंपेयर करें डब्ल्यूडीवी से। थोड़े से वर्ड्स जरा बदल जाएंगे। अगर एक्सचेंज में है, अगर एसेट्स एक्सचेंज हुए हैं और आप गेन लॉस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड इन अलाउंस एंड डब्ल्यूडीवी। ट्रेड इन अलाउंस एंड डब्ल्यूडीवी। एक चीज और दोबारा क्लियर करनी है, क्या अगर हम बेचते एक्सचेंज की बजाय, क्या हम अगर बेचते तो उतने पे ही बेचते जितना ट्रेड इन अलाउंस है? सोच के मार्केट वैल्यू पे बेचते। तो जो सेल प्रोसीड्स का असल में वर्ड है वो बदल रहा है ट्रेड इन अलाउंस के साथ, और ट्रेड इन अलाउंस का मीनिंग है मार्केट वैल्यू होल्ड एसेट। डब्ल्यूडीवी एज इट इज वर्ड है, लेकिन सेल प्रोसीड्स की जगह वर्ड हो जाता है ट्रेड इन अलाउंस। एक हेडिंग लिखे, नेक्स्ट एक लाइन लिखना है, गेन लॉस ऑन एक्सचेंज, गेन स्लैश लॉस ऑन एक्सचेंज is equal to trade in allowance and minus WDV।
किस वर्ड की जगह कौन सा वर्ड रिप्लेस हो रहा है? ट्रेड इन अलाउंस का मीनिंग क्या है? अगर मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट कम है WDV से तो लॉस आ जाया करेगा, और अगर ट्रेड इन अलाउंस ज्यादा है WDV से तो गेन हो जाया करेगा। हमारे इस केस में 1,25,000 लॉस ऑन एक्सचेंज बन रहा है। ये अब बेटा मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, आप लोगों ने कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है, लेकिन जरा रिवाइज करें। कोई जहन में अगर कंफ्यूजन आ रही है, बात अभी शायद और हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन किसी की जहन में आ रही है। ये बड़ा मार्केट वैल्यू करेक्ट करने वाली अपने जो बात की है ना, असल में ये भी एक तरीका होता है, लेकिन ये इंशाल्लाह हम होपफुली एक आध दिन में शुरू करेंगे। एसेट्स की रिवैल्यूएशन भी की जाती है, तो वो इंशाल्लाह इमीडिएटली यहाँ से आगे जब जाएंगे तो अली आप जो बात कर रहे हैं वो उस वक्त इंशाल्लाह एड्रेस हो जाएगी। ठीक है प्लीज, अभी शायद 1-2 दिन अगर वेट कर लें। जी मैं आप इंतजार में हूँ सर, आप पढ़ रहे हैं? ये तो आप वैसे पढ़ रहे हैं जैसे घर में पढ़ते हैं, किताबें खुली हैं और रेस्ट हो रहा है। एक नजर रिवाइज करें, कोई कंफ्यूजन प्लीज? पढ़ा करें वर्ड दोबारा रिवाइज करें। WDV किसे कहते हैं? ये फार्मूला नहीं पता होता है। WDV किसे कहते हैं? क्या WDV में बी डिफरेंट फ्रॉम मार्केट वैल्यू? सोच के बताएं क्यों। WDV तो बेटा एक एस्टिमेटेड सॉर्ट ऑफ फिगर है। कॉस्ट उठाई, उसके बाद लाइफ का अंदाजा लगाया, रेजिडुअल वैल्यू का अंदाजा लगाया, कोई मेथड सिलेक्ट कर लिया और हम वर्किंग शुरू हो गए। लेकिन मार्केट फोर्सेस की वजह से, डिमांड सप्लाई की वजह से मार्केट में प्राइसेस डिफरेंट हो सकती हैं, चीजें नई आ जाती हैं, टेक्नोलॉजीज बदल जाती हैं, ऑब्सोलीट चीजें हो जाती हैं। ऑब्सोलीट कैसे कहते हैं? तो मार्केट फैक्टर्स की वजह से मार्केट वैल्यूज में बी डिफरेंट फ्रॉम WDVs, देयरफॉर गेन भी बन सकता है और लॉस भी हो सकता है। जी कोई आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा हो? चले सर, अब हमने अपना मेन काम शुरू करना है, दैट इज ये हमने कॉन्सेप्टली तो होपफुली को समझ लिया है, लेकिन हम अकाउंटेंट्स अब डेबिट क्रेडिट फॉर्म में एक्सचेंज के केस में किन एंट्रीज के एंगल से बात करेंगे या किन एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे, अब हमने उस तरफ जाना है। एक उसी तरह का सॉर्ट ऑफ पेज अब बनना है। वापस जाए पिछले पेजेस पे, पिछले पेजेस सर, पिछले पेजेस, पिछला पेज किधर गया? अगले पेजेस पे नहीं होगा। एक हमने अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल वाला पेज बनाया हुआ। मिल गया मिल गया मिल गया, नहीं मिला क्योंकि मैं ढूंढा नहीं है। मिल रहा है मिल रहा है मिल रहा है। उसके सेंटर में एक लाइन लगी हुई है। वंस अगेन ये जो ओल्ड एसेट है, ये हो सकता है हमारी बुक्स पे WDV पे आ रहा हो, और हो सकता है कि कॉस्ट पे आ रहा हो। ठीक है सर, हो सकता है एग्जामिनर ने लेजर्स रिक्वायर किए हों, और हो सकता है लेजर्स रिक्वायर्ड ना हो। तो इन्हीं इसी पेज को सामने रख के मीन जहन में रख के, जरूरत पड़ने पे देख के हम कोशिश करेंगे कि एक्सचेंज के केस में कहाँ तक सिमिलैरिटी रहनी चाहिए और कहाँ डिफरेंस आना चाहिए, अगर कोई लॉजिकली बनता है तो। सिर्फ फाइनली डिफरेंस ये बनेगा इस पेज पे आपके, और जो हम पेज बनाएंगे, हम कैश नहीं ले रहे एसेट के बदले। ना 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 ना, हम पुराने एसेट के बदले कैश नहीं ले रहे, हम पुराने एसेट के बदले नया एसेट ले रहे हैं। कैश भी एसेट ही है, कैश भी एसेट है, नई मशीन भी एसेट है, लेकिन कैश फॉर्म में पैसे नहीं ले रहे। इंस्टेड ऑफ दैट कैश, हम उतने रुपयों का नया एसेट ले रहे हैं। सिर्फ नेट इफेक्ट ये है
बाकी इंशाल्लाह अगर और डिफरेंस आएगा वो भी डिस्कस करता हूँ। तो जिस तरह का पेज ये था, एक नज़र बल्कि ये होपफुली अब आपको याद है यार, जरूरत पड़ेगी दोबारा आ जाएंगे, आ जाए नए पेज पे जहाँ आप थे, वहां भी एक सेंटर में एक लाइन लगाएं। पेज के सेंटर पे लाइन लगाने से पहले बल्कि एक सॉरी हेडिंग लिखें यार, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ accounting entries in case of exchange of assets. Accounting entries in case of exchange of assets. ये हेडिंग लिख के उसी तरह लेफ्ट और राइट साइड पे हेडिंग्स बनाए। लेफ्ट साइड पे हेडिंग बनाई थी नो सेपरेट लेजर, उसी तरह बना लेते हैं। इफ नो सेपरेट लेजर ऑफ accumulated depreciation and if separate ledger of accumulated depreciation उधर भी लेफ्ट राइट इसी तरह है ना, मैं चाह रहा हूँ जरा सेम सेम पैटर्न बन जाए। नो सेपरेट लेजर एंड सेपरेट लेजर। जी हो गया। इसमें उसे ना पॉइंट नंबर 1 बना लेते हैं, बताएंगे क्या बनाओ, उसी तरह कर लेते हैं। इफ लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, इफ लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, आपको कॉन्सेप्ट सारा पता चल गया हुआ है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप ना करवा सकें। हम इसी एग्जांपल को जो थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, उसी को बेस बना के जरा एंट्रीज डिस्कस करते हैं। कंपाउंड एंट्री बनेगी सर अगर लेजर रिक्वायर्ड नहीं है। किसी के ज़हन में है कंपाउंड एंट्री? उसी एंट्री के अंदर गेन या लॉस अपीयर हो जाता है। रेडी है सर? वही एग्जांपल का डेटा जो थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ है उसको सामने रख लें। अब लिखना 1 मिनट के लिए रुक जाए। बिल्कुल सिंपल, इंशाल्लाह बहस सामने आने लगी है। रेडी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। क्वेश्चन नंबर 1 जरा दोबारा, इस पूरी ट्रांजैक्शन को अगर इकट्ठा करके सोचा जाए तो सिर्फ 3 काम हो रहे हैं। डाटा देखना है आपने। नई मशीन आ रही है, कितने वाली? और जाने दें यार, 1.5 लाख दिया यार। मशीन 1.5 लाख वाली आ रही है, 5 लाख वाली आ रही है। फाइनल हो गया जी, 5 लाख ये। ओल्ड मशीन जा रही है और कैश जा रहा है। कैश 1,50,000 जा रहा है, नई मशीन 5 लाख की है। एक सेकंड बोर्ड पे देखें। हम पहले लेफ्ट साइड की बहस करेंगे। नो सेपरेट लेजर, नो सेपरेट लेजर फॉर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। डाटा देख के बताएं, बताएं मशीन, पुरानी मशीन कितने वाली जा रही है? क्या ओल्ड मशीन हमारी बुक्स में WDV पे होगी, कॉस्ट पे होगी, या मार्केट वैल्यू पे होगी? मार्केट वैल्यू में कभी नहीं होगी।
राइट साइड पे आएंगे तो या कॉस्ट पे होगी, और लेफ्ट साइड पे रहेंगे तो WDV पे होगी। न्यू मशीन डेबिट बाय 5 लाख, कैश क्रेडिट बाय 1,50,000, ओल्ड मशीन क्रेडिट बाय लेफ्ट साइड 4,75,000, WDV ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल, WDV ऑन द डेट ऑफ एक्सचेंज। क्या नेट इफेक्ट यही है? इंशाल्लाह भी आप देखेंगे कि लॉस एक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। मुझे एंट्री पूरी करवाएं। न्यू मशीन हमेशा किस अमाउंट से डेबिट? एट पूरी कॉस्ट, एट पूरी कॉस्ट। है नेट, है एक मिनट। कैश कितने से क्रेडिट? जितना पे किया है, 1.5 लाख, मतलब 150। ओल्ड मशीन लेफ्ट साइड पे हमेशा किस अमाउंट से क्रेडिट? किस दिन की WDV? ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। कैलकुलेटर पकड़ें, मेरी एंट्री बैलेंस नहीं है। डिफरेंस बताएं किन अमाउंट्स में है, कितना है, कहां लिखूं? क्रेडिट अमाउंट्स कितनी हो गई हैं? प्लीज क्रेडिट अमाउंट्स कितनी होगी? कैलकुलेटर अलाउड है? सॉरी मैं बताना भूल गया यार, जुबानी नहीं हो रहा, कैलकुलेटर अलाउड था यार। क्रेडिट्स का टोटल बेटा हो गया 6 लाख, और डेबिट अमाउंट इज लेस बाय रुपीज। डेबिट्स में डिफरेंस आ रहा है, क्रेडिट्स में कितना? तो व्हाट इज दिस? लॉस ऑन एक्सचेंज। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। एनी कंफ्यूजन? कौन सी 3 फिगर्स अगर आ जाएं तो डिफरेंस कैन आइदर बी गेन लॉस। ओल्ड मशीन कितने से, किस दिन की WDV से? न्यू मशीन कितने से? ओके सर, लिखें सर। एनी कंफ्यूजन इन द एंट्री सर? जी लास्ट लाइंस ओके प्लीज, लास्ट लाइंस तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज? जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी। जी जी। कुछ डिफरेंस कैश का शायद हमें भी मिल सकता है, वो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। हाँ हो सकता है हमारी मशीन की जो हमने एक्सचेंज जब की है तो बैलेंसिंग फिगर हमें सप्लायर दे रहा हो, तो उस केस में बड़ा कैश की बजाय क्रेडिट की बजाय डेबिट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह नेट इफेक्ट सेम है। हो सकता है कि कैश नेट करके हमें पकड़ाने की बजाय हमारे एसेट के अगेंस्ट हमें सप्लायर से कुछ कैश मिल जाता, उस केस में वो डेबिट हो जाएगा, नेट इफेक्ट इज सेम। तो इंशाल्लाह वो कोई इशू नहीं है। अगर आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो डेफिनेटली अगर कैश गया तो क्रेडिट होगा, और अगर आ रहा है तो वो डेबिट ही हो सकता है। और फिर नया एसेट भी आ रहा है, कैश भी आ रहा है, पुराने एसेट की WDV क्या है, वो कंपैरिजन से गेन लॉस पता चल जाएगा। चलिए मेरी एक बोर्ड पे जरा देखें, एक मेरी ख्वाहिश है इसी एंट्री को अगर लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड की सिचुएशन में सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन हो, तो आप खुद से जरा बनाएंगे, क्या बनेगी एंट्री? लेट्स ट्राई। अभी अभी होमवर्क नहीं है। राइट साइड ऑफ दिस स्टोरी अगर एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन का लेजर अलहदा बन रहा है तो एंट्री कैसे होनी चाहिए? क्या कोई चेंज आना चाहिए? खामोशी से अपनी एंट्री लिखें, नो डिस्टर्बेंस प्लीज, अपना अपना लिखना है, पेन रजिस्टर की तरफ लेके जाना है।
ये जो आप सोचते नहीं ना इंडिविजुअली, ये असल मसला है। अब मीटिंग एक हो रही है और उसका नतीजा कुछ नहीं लिखना, बिस्मिल्लाह पढ़े, मैक्सिमम गलत हो जाएगा, काट के ठीक कर लेंगे। ट्राई करना कंपलसरी है, मैक्सिमम खतरा ये कि गलत हो जाएगा, इसके अलावा इंशाल्लाह कोई खतरा नहीं। तो प्लीज ट्राई तो करें ना। और देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी, कि अगर आपने थोड़ा सोचा तो हो जाना। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलहदा है, सरेंडर है, सरेंडर हो गया है, बोर्ड में नजर ही कुछ नहीं आ रहा मशीन के आगे, ज्यादती है सर। एक इंपॉर्टेंट सवाल, पता नहीं अब कहाँ खड़े हैं हम, कंसंट्रेट जरा, बैठे बैठे ही पता नहीं कहाँ खड़े हैं। ये सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसकी बहस हो रही है, पुराने की या नए की? नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये इस वक्त पुराने एसेट की जो हमारी बुक्स में उसकी बहस हो रही है। आई होप कि अब तो कुछ समझ आ गया होगा जी। नई मशीन 5 लाख से डेबिट होनी है, नई मशीन 5 लाख से डेबिट होनी है सर, कैश 150 से ही क्रेडिट होना है। लेकिन इस केस में ओल्ड मशीन हमारी बुक्स में कितने की बजाय कितने पे आ रही होगी? 4,75,000 की बजाय हमारे बुक्स में कॉस्ट पे आ रही होगी। और देयरफॉर क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वर्ड भी इस एंट्री के अंदर आ जाएगा सर? प्लीज आ जाएगा सर? सबका ठीक था यार? सही चेक हो गया मेरा? एंट्री बैलेंस करें। अगर सेपरेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बन रहा होगा तो एसेट कॉस्ट पे आ रहा होगा, कॉस्ट पे क्रेडिट होगा। और फिर एक और कौन सी चीज एंट्री के अंदर आ जाएगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्लीज कुछ याद आ गया है सर? डिफरेंस बेटा किन अमाउंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह फिर आ गया है, चेक कर लिया? 125 किधर आ रहा है? लॉस ऑन एक्सचेंज है। ये जरा वो पिछला पेज एक सेकंड निकालें, पिछला पेज डिस्पोजल की एंट्रीज वाला, एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल। हाथ थक गए, हाथ थक गए, थकावट हो गई है, इतनी नहीं हुई कि सफे ना पलटे जाए। बिस्मिल्लाह पढ़ के हिम्मत करें जरा, रब को साथ मिला लें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी मिल गया पेज? क्या डिफरेंस है लेफ्ट और राइट साइड पे? ऊपर नहीं, उधर 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 उस पेज पे। कैश कैश कॉमन है, कैश कैश कॉमन है। एसेट क्रेडिट हो रहा था डब्ल्यूडीवी पे राइट साइड पे, कॉस्ट पे, और देयरफॉर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एक वर्ड आ रहा था। ओके प्लीज। तो व्हाट इज द ओनली डिफरेंस? एसेट अगर डब्ल्यूडीवी पे है तो डब्ल्यूडीवी पे क्रेडिट हो जाएगा, अगर लेजर कॉस्ट पे है तो कॉस्ट पे क्रेडिट होके फिर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन से असल में नेट करके डब्ल्यूडीवी बननी है ना। एनी कंफ्यूजन? कंप्लीट करें वंस अगेन। डिफरेंस कैन आइदर बी, डिफरेंस कैन आइदर बी। अच्छा मैंने डेफिनेटली वो लॉस वाली एंट्री कर दी है मैंने बीच में, लेकिन अगर डिफरेंस क्रेडिट अमाउंट्स में रह जाए तो लॉस भी, सॉरी लॉस की जगह गेन भी आ सकता है। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? नो इसलिए तो नहीं कह रहे कि जान छोड़ जवाद। एनी कंफ्यूजन? घड़ियां खराब हुई है यार, क्या हो गया? ये तो रात के 11 बजे में। अच्छा क्लास है, सॉरी। एनी कंफ्यूजन? बात बेटा पूरी नहीं हो सकी, किसी को पता है कौन सी बात अभी रहती है? इफ लेजेस आर रिक्वायर्ड, घर के लिए कौन सा होमवर्क है? हमारे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2 और 5 तक कंप्लीट होना चाहिए सर। अल्लाह हाफिज। ए मुबीन हो गया कॉपी F2 वाले? ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स?